नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी के बारे में। और बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो है हम उसके एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में आप लोगों से बात कर चुके हैं। इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में भी, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में आप लोगों से विशेष बात हो चुकी है, विशेष रूप से उसको जो है बता दिया गया है। आज हम मेनली आज का जो वीडियो फोकस होगा वो होगा बायोस्फीयर रिजर्व जोन के बारे में, यानी जैव आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, विश्व में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। ये सब के साथ साथ आपको इसको एक समग्र दृष्टिकोण जो है आपके अंदर लाने का प्रयास किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ पे जंगल और नदी पहाड़ है वहीं पे बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है। ये जो है कोल्ड डिजर्ट भी हो सकता है, यानी कहीं पे शीत मरुस्थल है वो भी हो सकता है कि नहीं, सागरीय तट भी हो सकता है, यानी जहाँ पे विविधता, जीवों में विविधता पाई जाती है बड़े पैमाने पे, तो वो जो है अब उसको घोषित किया जा सकता है। और कौन घोषित करता है इसे भी हम इस वीडियो में ही जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए ये जो है ये भी हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डिजर्ट है, ये भी जो है जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र है ना। इसी प्रकार से जो है देखिए नीलगिरी का नज़ारा है, नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आगे हम चलते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है क्या, इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है क्या? देखिए, सामाजिक और पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच समन्वय तथा प्रबंधन करते हुए जहाँ जैव विविधता संरक्षण किया जाए, ऐसे भूक्षेत्र को ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, सामाजिक और पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच, हम सामाजिक कह रहे हैं, इसका मतलब क्या, मतलब मानव के बीच, मानव का ही तो समाज है इस पृथ्वी पे, है कि नहीं। तो सामाजिक और पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच समन्वय तथा प्रबंधन करते हुए, समन्वयन तथा प्रबंधन करते हुए जहाँ जैव विविधता संरक्षण किया जाए, ऐसे भूक्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करें तो क्या क्या चीज़ को शामिल किया जा सकता है, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं। स्थलीय भाग भी हो सकता है, स्थलीय भाग में वो जंगल वाला इलाका भी हो सकता है, कोल्ड डिजर्ट भी हो सकता है ना। सागरीय भाग हो सकता है, तटीय भाग हो सकता है, तटीय पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, को शामिल किया जाता है। यानी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र और तटीय पारिस्थितिक तंत्र को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें अहम बात यह है कि इस क्षेत्र का जो निर्धारण होता है और मान्यता संबंधित देश की सरकारों द्वारा दिया जाता है। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में बताया था कि नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य का जो निर्धारण करता है, उसका घोषणा जो करता है वो राज्य सरकार करता है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसको मध्य प्रदेश की सरकार, उसको घोषित किया गया मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। लेकिन यदि इसे नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र है तो उसका घोषणा या उसका जो है निर्धारण या मान्यता कौन दिया है, तो भारत सरकार दिया है, यानी केंद्र सरकार दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि संबंधित देश की जो सरकार होती है उसके द्वारा इसका मान्यता एवं निर्धारण किया जाता है। तो ये चीज़ समझिएगा। इसके अलावा इस बात इसी से संबंधित है कि यह क्षेत्र जो है संबंधित सरकार के संप्रभु क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह क्षेत्र ऐसा नहीं कि ये हम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर देंगे तो कोई अंतर्राष्ट्रीय जगह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो संप्रभुता है, यानी कहने का मतलब संप्रभुता समझ रहे होंगे कि जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे देश की जो सरकार होती है उस पर वहाँ पे किसी भी बाह्य दबाव के कार्य करने का अधिकार है ना। तो यहाँ पे जो संप्रभुता होती है उसी देश की रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप वहाँ पे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा हम बात करें इसी संरचना के, एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इसका तकनीकी फॉर्म है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, इसका जो ये बीच वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं,
इसको हम कहते हैं कोर क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र की विशेषता क्या होता है कि यहाँ जैव विविधता अधिक होता है और गहन संरक्षित क्षेत्र होता है, यानी घने जंगल यहाँ पे हो सकते हैं। अगर मान लें कि जंगली इलाका है तो यहाँ पे जैव विविधता का स्तर जो है अधिक पाया जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद ये है ये जो है बफर क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है क्या है, जो खाली वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये बफर क्षेत्र है। और बफर क्षेत्र के इधर बाहर की ओर जो है ये आपका संक्रमण क्षेत्र है। तो इसको 3 भाग में जो है बांटा गया है जैव मंडल रिजर्व को। हम अगर संरचनागत दृष्टि से देखें तो उसमें क्या किया गया है, 3 फॉर्म में उसको जो है डिवाइड किया गया है, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। तो हम बारी बारी से जो है इन तीनों को देखेंगे, तीनों की विशेषता क्या है ना। तो हमारे कोर क्षेत्र की बात करें तो कोर क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में किसी भी बाह्य हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है। जैसा कि आप नेशनल पार्क के संदर्भ में भी पढ़े थे कि वहाँ बाह्य हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है, और कुछ रेस्ट्रिक्टेड अनुमति दिया भी जाता है तो वहाँ जो वन संरक्षक अधिकारी हैं उनसे परमिशन ले करके, यानी बिना अनुमति के प्रवेश वहाँ वर्जित होता है। कहने का मतलब ये है कोर क्षेत्र के अंतर्गत ही सामान्यतः राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी किसी जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत ही राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, वन्य जीव अभयारण्य भी हो सकता है। और इसमें भी अहम बात यह है कि जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं उसके कोर क्षेत्र में ही राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया जाता है। तो ये बात आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि कोर क्षेत्र का क्या यहाँ पे रोल है। इसके बाद हम बात करें बफर क्षेत्र का, तो ये क्या है, ये कोर क्षेत्र के चारों ओर अवस्थित है। बफर क्षेत्र जो है कोर क्षेत्र के चारों ओर अवस्थित होता है, जैसा कि आप फिगर में देखें अभी। इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण एवं आवश्यक शिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसमें सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जाती है, यानी सीमित कहने का मतलब बहुत कम, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया था। यहाँ पे आप टिकट के माध्यम से पैसा पे करके जो है पर्यटन वगैरह के लिए जा सकते हैं, है कि नहीं, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए जाया जा सकता है। वहाँ पे जो आसपास के जो लोग होते हैं रहते हैं उसको लिए सीमित रूप से पशु चराई या चारा उपलब्ध जो है करवाया जाता है उन लोगों को, क्योंकि उसका भी जो एक जीविका होता है ना वो वनों पे ही डिपेंडेंट होता है। वो वन उत्पादों को सीमित प्राप्ति कर सकते हैं वो लोग, है ना। तो ये जो है इस प्रकार के कुछ जो रेस्ट्रिक्शन होता है वो इस प्रकार से वहाँ पे बिना अनुमति के आप नहीं जा सकते हैं, है कि नहीं। यानी कि हम उसको कह सकते हैं युक्तियुक्त प्रतिबंध वहाँ पे लगाया जाता है। आगे हम बात करें अगर इसके अंतर्गत, तो किसी भी प्रकार से वन्य जीवों या जंतुओं या और प्रजातियों को क्षति नहीं होनी चाहिए, इसी शर्त पर अनुमति दी जाती है। यानी आपको ये भी ध्यान रहे कि वहाँ पे आपको टिकट के माध्यम से ही अगर जाने दिया गया है तो इसका मतलब नहीं है कि आप जा कर के बंदरों की तरह वहाँ जो है आप उत्पात मचाइएगा। ऐसा नहीं, ऐसा करना जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है। आप वहाँ पे जो है ये शर्त होता है, इन कहने का मतलब कि आप किसी प्रकार का भी अगर कुछ वैसा पादपों को या जीव जंतुओं को अगर क्षति पहुँचाइएगा, उसको अगर नुकसान पहुँचाइएगा तो आप वहाँ पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है ना। तो ये जो है बफर जोन का जो है विशेषता हुआ, वहाँ पे कुछ सीमित अनुमति दी जाती है जाने के लिए। अब हम बात करते हैं संक्रमण क्षेत्र का। संक्रमण क्षेत्र जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो समुदायों को सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से सतत आर्थिक प्रक्रियाओं और मानव गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका समझिए। कह रहा है सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से सतत आर्थिक प्रक्रियाओं और मानव गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक बैलेंस, एक संतुलन करने का प्रयास किया जाता है। किसके किसके बीच, वहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं और जो प्रकृति है, नेचर है, उसके बीच यहाँ पे संतुलन स्थापित करने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर ये तरह का हम भावना क्रिएट करने का प्रयास करते हैं कि हम ऐसा करें जिससे हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक जो
स्पष्टता है, जो हमारा अस्तित्व है सामाजिक और सांस्कृतिक, वो बना रहे है कि नहीं। वो कब बना रहेगा? वो तब बना रहेगा जब हम इसको संरक्षित करेंगे, जब इसको हम नुकसान नहीं होने देंगे। जब नेचर का नुकसान होगा तो उसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? मानव अस्तित्व पे आएगा वो खतरा हो। तो हम वहाँ पे दोनों तरफ से बैलेंस करते हैं कि सतत आर्थिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, यानी हम वैसा आर्थिक प्रक्रिया करें जिससे नेचर को नुकसान नहीं हो, है कि नहीं। और मानव गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आप जो है कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, वैसे एक्टिविटी कर सकते हैं जहाँ जिससे नेचर को कोई नुकसान नहीं हो। यानी हम इसको शॉर्ट में अगर एक लाइन में कहें तो इसको हम कह सकते हैं कि सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करता है। यानी यहाँ पे जो होते हैं वन यानी नेचर और मानव के बीच जो है सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है संक्रमण क्षेत्र में। यहाँ पे लोग, कहने का मतलब इस क्षेत्र में लोग रहते भी हैं, है कि नहीं। मानव बस्तियाँ भी होती है, तो ऐसा नहीं कि अब मानव बस्तियाँ वहाँ पे है तो अब अंधाधुंध पेड़ की कटाई कर सकते हैं, या फिर और भी कुछ एक्टिविटी जैसे आप जंगली जानवरों को मार सकते हैं, ऐसा कुछ जो है आप नहीं कर सकते। तो ये जो है इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम बात करें एक तरह से निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में जो है हमको क्या क्या उसका निष्कर्ष हुआ, है कि नहीं। तो हम निष्कर्ष के तौर पर अगर कहें नोट में, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मानव और प्रकृति के मध्य गतिरोध को समाप्त करने और इसमें समन्वय तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब है कि हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के माध्यम से क्या करते हैं? प्रकृति को हम नुकसान होने से बचाते हैं, है कि नहीं। प्रकृति को नुकसान होने से बचाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मानव और प्रकृति के मध्य जो गतिरोध है, गतिरोध ये ना कि हम पेड़ पौधे को जब काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा गतिरोध है प्रकृति से, तो उस गतिरोध को जो है हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं इसके माध्यम से। और क्या करते हैं? समन्वय और संतुलन स्थापित करने का कार्य करते हैं, यानी एक बैलेंस बना रहे, एक वन क्षेत्र का जो स्थिति है वो बना रहे, है कि नहीं। और आप आर्थिक रूप से विकसित भी करते रहें, ये दोनों के बीच जो है बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है इसके माध्यम से। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 122 देशों में, ध्यान दीजिएगा 122 देशों में 686 स्थानों को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये 686 है, ये इसका डेटा आप मान लीजिए 1 साल के बाद या 2 साल के बाद देखिएगा तो डेटा इसका बदल भी सकता है। तो इसलिए इसको आपको जब भी लगे कि हम जो है इतना नहीं हो सकता है तो आप एक बार गूगल करके इसको जो है देख सकते हैं। अभी तो वर्तमान में करंट सही है, जैसे हम 2021 की बात कर रहे हैं तो 2021 में तो इसका डेटा सही है, लेकिन मान लो 2024 2022 में अगर आप देख रहे हैं इसको तो हो सकता है कि इस डेटा को जो है बदला जा सकता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है, 18 है। अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे 18 कौन कौन है, ये आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में जो है ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है, उसका या उसका विस्तार किन किन राज्यों में है। तो आइए हम उस पर डिटेल से बात करते हैं। तो भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18 हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 18 में से जो 11 जो हैं, 18 में से 11 जो हैं उसको यूनेस्को ने मैप कार्यक्रम, मैप का मतलब मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत इसको रखा गया है 18 में से 11 को। अब यहाँ पे मैप कार्यक्रम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यूनेस्को ने जो है एक कहने का मतलब कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको प्रोत्साहन के लिए, उसको संरक्षण के प्रोत्साहन के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया है। और उस कार्यक्रम के तहत जो प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं, जो प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। मैप कार्यक्रम में प्राकृतिक क्षेत्र को शामिल किया जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उसको जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो हम बारी बारी से देखिए इसको बात करते हैं। पहला जैसे इसमें है नीलगिरी। आप नीलगिरी का जैसे ही नाम सुनते हैं तो आपके अंदर ध्यान आ जाता हो, क्योंकि आप ये जो है अगर आप कंपटीशन का
डेगा डेगी भी अगर आप दे रहे होंगे तो नीलगिरी आपसे दूर नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार सेट में जो है किसी प्रकार का भी सेट बनाइएगा तो आते जाते रहता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो नीलगिरी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ उसका विस्तार है, तो उसका विस्तार है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसको यूनेस्को जो है 2000 ईस्वी में जो है इसको मान्यता दिया था। इसके बाद है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में पड़ता है। आपको अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा तो आप एटलस खोलिए और तमिलनाडु के दक्षिण वाला जो पार्ट है कि नहीं, उसके बगल में ही देखिएगा मन्नार की खाड़ी आपको दिख जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज़ जिसे यहाँ पे देख रहे हैं आप तो उसको मैप में जो है विजुअलाइज ज़रूर कीजिए। तो इसको ये तमिलनाडु में है, इसको 2001 में जो है यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया था। इसी प्रकार नेक्स्ट है सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन का जैसे ही नाम सुनते हैं आप, आपके अंदर जो है रॉयल बंगाल टाइगर का नाम याद आ जाता होगा। तो ये कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसे भी 2001 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। इसके बाद फिर है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है और ये उत्तराखंड में पड़ता है। इसको भी 2004 में जो है इसको यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा फिर है नोकरेक। नोकरेक कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। नोकरेक जो है मेघालय में पड़ता है और इसे 2009 में जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। पंचमढ़ी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसे 2009 में इसे भी यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया है। उसी प्रकार से है सिमलीपाल। सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है और इसे भी 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है अचनकमार अमरकंटक। ध्यान दीजिएगा, अचनकमार अमरकंटक ये कहाँ पड़ता है, इसका विस्तार जो है एमपी और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में पड़ता है। ये 2012 में से जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कहाँ पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा मतलब उसी का पार्ट है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का। इसे 2013 में जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है अगस्त्या मलाई। अगस्त्या मलाई की बात करें तो ये जो है केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए यहाँ पे कर्नाटक लिखा गया, इसको आप स्किप कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे इसका विस्तार कहाँ है, केरल, मेनली केरल में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी कि इसका मेनली जो अगस्त्या मलाई का जो विस्तार है वो मेनली कहाँ है, केरल में है कि नहीं, और उसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में विस्तारित है। इसे 2016 में जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, सॉरी यूनेस्को की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है 2016 में। नेक्स्ट है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है सिक्किम में पड़ता है, आपको पता होगा। ये जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कि नहीं। तो ये जो है सिक्किम में पड़ता है। इसको 2018 में जो है, ये देखिए लेटेस्ट है, इसको ध्यान रखना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको 2018 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यानी सबसे अभी लेटेस्ट में कहा जाए जैव आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर सूची के रूप में शामिल किया गया है, वो है कौन, कंचनजंगा। अब हम बात करते हैं मानस। मानस जो है जैव आरक्षित क्षेत्र, ये असम में पड़ता है। डिब्रू साइखोवा ये भी असम में पड़ता है। दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कच्छ, रण ऑफ कच्छ का नाम सुने होंगे, ये गुजरात में पड़ता है। ये भी जो है ये सब क्या हैं, ये सब भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। उसी प्रकार से शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में है। पन्ना आप लोग नाम सुने होंगे, पन्ना, है ना, पन्ना खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से आप ये 18 जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं इसका नाम आप याद जरूर रखें। इसको एक बार हम मैप से देख लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं, तो चीज़ें काफ़ी शायद आसान हो जाएगी याद करना। जैसे देखिए कोल्ड डिजर्ट की बात की तो कोल्ड डिजर्ट कहाँ है, कोल्ड डिजर्ट देखिए हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी देखिए उत्तराखंड में है। उसी प्रकार से यहाँ जो सिक्किम में है कंचनजंगा है ना। मानस देखिए असम में है। डिब्रू साइखोवा देखिए ये भी असम में है। ये दिहांग देवांग ये अरुणाचल प्रदेश में है कि नहीं। उसी पर देखिए रन ऑफ कच्छ यानी कि ये गुजरात में है। पन्ना भी जैसा बात की हम, ये मध्य प्रदेश में है ना।
अचनकमार अमरकंटक की बात करें तो ये देखिए इसका विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इसी प्रकार से जो है पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है ना। नौरकेक जो है, नौकरेक ये कहाँ पड़ता है, ये मेघालय में पड़ता है ना। सुंदरवन देखिए पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा में। तो इस प्रकार से जो है हम इसको मैप से भी जो है ध्यान रखेंगे, है ना। इधर अगर हम देखें, देखिए गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी है। अगस्त्या मलाई देखिए ये जो है केरल, इसका मछली पार्ट कहाँ है, केरल में है, और कुछ पार्ट जो है तमिलनाडु में पड़ता है। नीलगिरी देखिए इसका तीनों राज्यों में विस्तार है। ये नीलगिरी जो है कहाँ है, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु, तीनों में इसका विस्तार है ना। उसी प्रकार से जो है यहाँ आपको शेषाचलम पहाड़ी जो है, शेषाचलम पहाड़ी ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार से आप इसको कट एंड ड्रॉ पेपर जो आपके पास होगा तो उस पर आप इसको इंडिकेट करके अगर आप एक बार लिख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप फिर भुला पाइएगा कौन कहाँ है कि नहीं। ये चीज़ें आपको जो है मैप से अगर आप एक बार देखिएगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप आराम से इसको जो है इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन है, इसे हमने यूनेस्को का चर्चा किया, तो आपको बताना है कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आपकी सक्रियता को दर्शाता है कि आप कितने सक्रिय हैं, है कि नहीं, आप कितना इंटरेस्ट लेके चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा मिलती है कि आप कमेंट करते हैं जो है, तो हमें लगता है कि नहीं आप जो है एक्टिव होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।